वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द डे बाय विलियम ट्रिवर। विलियम ट्रिवर की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। विलियम ट्रिवर जो है वो 24 मई 1928 को पैदा हुए थे और 20 नवंबर 2016 में इनकी डेथ हो गई। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इनका फर्स्ट नॉवल जो है अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ये 1958 में पब्लिश हुआ था। साथ ही अगर हम बात करें इनके प्राइजेस की, अचीवमेंट की, तो इन्होंने व्हिटबर्ड प्राइज़ जो है वो 3 टाइम्स वॉन किया था और ये नॉमिनेट किए गए थे 5 टाइम्स फॉर द बुकर प्राइज़। और इनका जो लास्ट नॉवल था वो लव एंड समर था जो कि 2009 में पब्लिश हुआ था। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का ज़्यादातर पैटर्न जो है वो एंटोन चेखोव की राइटिंग की तरह का ही है। अगर हम इनके वर्क्स के अंदर करैक्टर्स की बात करें तो मोस्टली इनके अंदर जो करैक्टर्स है वो मार्जिनलाइज्ड मेंबर्स हैं सोसाइटी के। चिल्ड्रन हो गए, द एल्डरली, सिंगल मिडिल एज मैन एंड वुमेन, अनहैप्पी मैरिड कपल। ठीक है, ये सारे जो मतलब कि करैक्टर्स हैं ना इनके वर्क्स के अंदर मार्जिनलाइज करैक्टर दिखाए गए हैं। और मोस्टली जो करैक्टर्स हैं ना इनके वर्क्स के अंदर आते वो ऐसे हैं कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी लाइफ के लिए और एक नया ही वर्ल्ड जो है ना रिक्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो ना अपने आप को रीट्रीट करते हैं। और अगर हम सेटिंग की बात करें तो इनकी जो स्टोरीज़ है मोस्टली वो इंग्लैंड में और आयरलैंड में दोनों में बेस करती है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये सेंट कोलम्बस कॉलेज, काउंटी डबलिन एंड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन यहाँ से पढ़े हैं। फुल टाइम राइटर बनने से पहले इन्होंने ब्रीफली एज अ टीचर कॉपीराइटर के तौर पे भी काम किया है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर और फिर इसके बाद ये फुल टाइम जो है राइटर बन गए थे 1965 के अंदर। जी, मेरे ख्याल से इतना राइटर को डिस्कस करना इनफ है। अब हम बात करते हैं करैक्टर्स के ऊपर। तो करैक्टर्स जो हमारे पास इसके अंदर आएंगे वो है मिस्टर लेथविस, मिसेस लेथविस और मेरिटा। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिस्टर लेथविस की। ये एक एब्सेंट करैक्टर जो कि स्टोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं हुआ कहीं पे भी। ठीक है, और ये जो है ना बेसिकली कहाँ पे आता है, ये एक वाइफ है मिसेस लेथविस, उनकी थॉट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और उनके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है इस करैक्टर को। मिसेस लेथविस जो है वो बेसिकली वाइफ है मिस्टर लेथविस की। मिस्टर लेथविस जो है ना बहुत ही नाइस और बहुत गुड हस्बैंड है, कंसिडरेट जो है ना और केयरिंग किस्म के बंदे हैं अपनी वाइफ के मामले में। और साथ ही साथ जो है ना इसके अंदर मतलब एक आप कह सकते हैं कि इनका कोई भी इनकी औलाद नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इनकी वाइफ जो है ना वो 5 टाइम कह सकते हैं कि उनको औलाद होने वाली होती है लेकिन उनका मिस कैरेज हो जाता है। 5 टाइम्स उनके साथ ऐसा होता है, ट्रेजेडी उनकी लाइफ के अंदर। अब 7 साल बाद क्या होता है कि जो मिस्टर लेथविस है ना वो ना एक ऑर्केस्ट्रा सिंगर होती है, उनको पसंद करने लग पड़ते हैं। वो फ्रांस में रहती है। अब वहाँ पे उस होटल के अंदर ना उनकी वाइफ डिस्कवर करती है कि उसका हस्बैंड का अफेयर रह चुका है एक औरत के साथ। लेकिन मिसेस लेथविस जो है ना वो कभी भी उनको बताती नहीं है कि मुझे पता है आपके अफेयर के बारे में ना। और जो मिस्टर लेथविस हैं वो टोटली अनअवेयर रहते हैं इस फैक्ट से कि उनकी वाइफ को उनके सीक्रेट लव अफेयर के बारे में पता है। ये बड़े हार्ड वर्किंग है और सॉफ्ट स्पोकन फेलो हैं और इनकी जो वाइफ है ना वो इनसे बहुत प्यार करती है और ये अपनी वाइफ का बड़ा ख्याल रखते हैं, उसको सूज करते हैं, काइंड ऑफ होता है सुलेस करना, उसको तसल्लियाँ देना, मोटिवेशन देना, इस किस्म के ये हस्बैंड है। तो ये बहुत नाइस करैक्टर दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट करैक्टर रहता है वो मिसेस लेथविस का। मिसेस लेथविस जो है ना सेंट्रल करैक्टर है स्टोरी का, जो कि सारी स्टोरी नरेट भी कर रहे हैं। ये जो है ना मिसेस लेथविस ये थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा वेट गेन हो गया हुआ है लेकिन स्टिल ये बहुत प्रिटी हैं, बहुत खूबसूरत है। इनकी जो दांत है स्टिल वाइट है और इनकी जो ब्लू आइज़ हैं वो थोड़ी बहुत अपनी साइड खो बैठी हैं। इनकी थोड़ी बहुत उनकी जो देखने की सलाहियत है वो ब्लर हो चुकी हुई है। बहुत काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट लेडी है। ये ना जो सिगरेट है उसकी स्मोक करती है, मतलब सिगरेट पीती हैं डेली। और सिगरेट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ना मतलब वाइन भी पीती हैं। बहुत इमेजिनेटिव है और डे ड्रीमर हैं ये, और इसको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है किसी के साथ। अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट करैक्टर है ना वो है मेरिटा का। ठीक है, अब जो मेरिटा है ना ये कैसे की बंदी है, बेसिकली तो ये एक सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है मिस्टर लेथविस की और साथ ही साथ ये फॉयल भी है, यानी कि ऑपोजिट करैक्टर है आप कह सकते हैं मिसेस लेथविस का। ये जो सर्वेंट है ना ये बेसिकली वीक में ना 3 दिन काम के लिए आती है और अपना काम बड़े अच्छे से करती है। इसकी एक बेटी है, उसका नाम है एंजी, मैंने यहाँ पे उसका नेम लिखा है। ठीक है, ये उसका नेम है। और ये जो है ना ये इसकी बेटी ये शादी करना चाहती है एक जेंटलमैन जिसका नाम है लाइम, मैंने ये नेम मेंशन किया उसका। तो ये जो एंजी है ना ये इससे शादी करना चाहती है।
ये जो मेरीटा है ना, बड़ी टॉकटिव लेडी है, बातूनी खातून, और इसको ना अपनी बेटी के बारे में बात करना बड़ा पसंद है। लेकिन जो मिसेस लेथविस है ना, वो अवॉइड करती हैं इसकी बातों को। ठीक है, ये बड़ी कॉशियस है और बहुत केयरफुल है अपने काम के बारे में जो उसने घर में करना होता है। अपीयरेंस की बात की जाए तो एक रैदर अ फेटिश है, यानी कि एक मोटी है, ठीक है, शेपलेस लेडी है ये, इसके बॉडी की कोई शेप नहीं है। और ये जो है कारपेट स्किपर्स पहनती है, लेकिन जब ये किचन को साफ़ करने के लिए आती है तो अपने जो कारपेट स्किपर्स होते हैं वो उतार देती है और नंगे पाँव जो है सफाई वगैरह करती है, काम करती है। इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ना इसकी डॉटर एनगी का ही पता है, ठीक है। और जो है ना ये मिसेस लेथविस को बताती है अपने बच्चों के बारे में, कहती है वेल आई ड्रू अ हार्ट एट 2। तो बता दी कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं जो ना मज़ीद के लिए तैयार नहीं हूँ। और जो उसकी वाइफ है यानी कि मिसेस लेथविस है, वो बताती है कि मतलब मैं 5 टाइम जो है मेरा मिसकैरेज हुआ है और ना मैं किसी भी औलाद को ना पैदा नहीं कर सकती हूँ। जबकि अगर हम इस करैक्टर को मिसेस लेथविस से कंपेयर करें तो मिस मेरीटा के जो हैं 2 बच्चे हैं, उसकी कोई औलाद नहीं है। मेरीटा जो है बहुत टॉकटिव है, जबकि मिसेस लेथविस जो है वो डीप और क्वाइट लेडी है। और अपनी टेंशन दूर करने के लिए जो मिसेस लेथविस हैं वो बहुत ज़्यादा वाइन पीती हैं। इवन कि वाइन ले लेके समटाइम्स वो सेंसलेस और अनकॉन्शियस भी हो जाती हैं। लेकिन उसका जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा केयरिंग है और वो अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इवन कि समटाइम वो सेंसलेस भी हुई हैं तो वो उसको उठा के उसके रूम में ले आता है, उसको छोड़ देता है उसके रूम में। सो हम कह सकते हैं जो मेरीटा है ना वो फॉयल के तौर पे यूज़ हुई हैं इस स्टोरी के अंदर, ताकि जो मिसेस लेथविस है उनका करैक्टर जो है ना वो क्लियर और डिस्टिंक्टिव वे में ना बताया जा सके। यहाँ पे हुए हमारे करैक्टर्स ख़त्म। अब हम बात करते हैं समरी की। ये जो स्टोरी अ डे है ना, ये बेसिकली एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो कि फीलिंग्स और इमेजिनेशन के बारे में बता रही है एक चाइल्डलेस वुमेन मिसेस लेथविस के बारे में। ठीक है, मिसेस लेथविस जो है वो चाइल्डलेस वुमेन है, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को इसके अंदर डिस्कस किया गया है, उनकी इमेजिनेशन को डिस्कस किया गया है। ऑथर जो है ना उसने इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक यूज़ की है, साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी है जो हमारी लेडी क्या नाम है इनका, मिसेस लेथविस, इनकी इमेजिनेशन को रिवील करने के लिए। इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक यानी कि ऐसे सेंस इम्प्रेशंस छोड़ देना जो कि कोई ना कोई इंसिडेंट और कोई ना कोई सीन पे हो और वो रीडर के माइंड में बैठ जाए। और ये स्टाइल जो है बेसिकली कब होता है, अगर करैक्टर सीन्स और एक्शन के थ्रू होता है जो कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की रियलिटी को बताता है। और मैं आपको बता रही थी कि इसने इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक यूज़ की है टू रिवील द साइकोलॉजी ऑफ द लेडी थ्रू हर इमेजिनेशन। अब बात करते हैं मिसेस लेथविस की। ये बेसिकली एक मिडिल एज्ड वुमेन है जो अपनी प्रिविलेज लाइफ को जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। इनके पास वेल डेकोरेटेड हाउस है विद ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है, और एक मेजेस्टिक कार है। और ऐसा घर होना, ऐसी कार होना, ये ना बेसिकली हर एक औरत की ख्वाहिश होती है अकॉर्डिंग टू राइटर। मिसेस लेथविस जो है ना, इनका जो एक लविंग और काइंड हार्टेड हस्बैंड भी है, वो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और बहुत ज़्यादा फेयरफुल भी है इसके अबाउट, किसकी हेल्थ के अबाउट। और जो लेडी हैं वो खुद भी फेयरफुल हैं दूसरे लोगों के बारे में, जो कि मिस्टर लेथविस को मशवरा देते हैं कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि आपको औलाद हो सके आप। और इस बेस पे जो है ना मिसेस लेथविस बड़ा फेयरफुल रहती हैं कि मेरे हस्बैंड को ये ऐसा मशवरा क्यों देते हैं। तो बेसिकली ये एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो कि लाइट डालती है, रोशनी डालती है नेचर ऑफ एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक हो गया। अब बात करें अगर इनकी शादी की, तो इनकी शादी को तकरीबन 20 साल हो गए हैं और ये अपना टाइम जो है ना, वेडिंग का टाइम पीरियड जितना भी था इनका, बड़ा हैप्पीली गुजार रहे थे। लेकिन 7 ईयर्स अगो क्या हुआ, एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जो कि मिसेस लेथविस के लिए बर्दाश्त नहीं था, काबिल बर्दाश्त नहीं था। मिसेस लेथविस जो है बेसिकली एक वेल टू डू लेडी हैं और इनका हस्बैंड बहुत कंसिडरेट है, लविंग है, केयरिंग है अपने वाइफ के मामले में। अब मैं बता रही थी 7 साल पहले क्या वाक़या हुआ। अब ये हुआ कि मिसेस लेथविस जो थे ना, उनको एक इमोशनल एक्सीडेंट जो है ना अपनी प्लेन सिंपल और हैप्पी लाइफ में फेस करना पड़ा। वो क्या था, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ना होटल सेंट जोगोरिस इन फ्रांस में थे। ये मैंने मेंशन किया होटल का नेम। यहाँ पे थे, सितंबर का टाइम था। अब वहाँ पे ना उनकी हॉलीडे टूर था बेसिकली। अब जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, उसने ना एक लेटर दिया मिसेस लेथविस को
और उसके ऊपर मिस्टर लेथवेस का नेम लिखा हुआ था। ये ना एक लेडी ने लिखा था जो एक ऑर्केस्ट्रा सिंगर रह चुकी हुई है। मिसेस लेथवेस जो है ना, जब वो पढ़ती हैं तो बड़ा हैरान होती हैं और वो सोचती हैं कि इसका जो हस्बैंड है ना, वो इससे अफेयर में है, इससे प्यार करता है, और सोचती है जो ऑर्केस्ट्रा सिंगर है ना बड़ी यंग और ब्यूटीफुल लड़की होगी, और जो यंग है ना ये जो यंग लड़की है ये मेरे हस्बैंड के साथ बातचीत करती है और मेरा हस्बैंड और ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। अब क्या होता है, मिसेस लेथवेस जो है ना वो लेटर उठाती हैं और उसको ना टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ठीक है, लेटर को फाड़ देती है। जब वो लेटर को फाड़ देती है और फिर वो साथ ही वो सोचती है कि वो कभी भी अपने हस्बैंड को ये बताने नहीं देगी, पता लगने नहीं देगी कि वो अपने हस्बैंड से के जो अफेयर है उसका ऑर्केस्ट्रा सिंगर के साथ, उसके बारे में जानती है। मिसेस लेथवेस का कोई भी औलाद नहीं होती, ठीक है, और वो 5 टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, लेकिन 5 के 5 टाइम उनका मिसकैरेज हुआ है। लेकिन उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, वो कभी भी ना अपनी वाइफ को ब्लेम नहीं करता मिसकैरेजेस के लिए। इवन के जो राइटर है ना उसने बुक के अंदर कोट किया हुआ है, अ वेरी डीपली लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, ये लिखा हुआ है। मिसेस लेथवेस जो है ना बड़ी इमेजिनेटिव लेडी होती हैं और ये रोज़ाना यही सोच रही होती हैं कि उसका हस्बैंड जो है ना वो लव मीटिंग एंजॉय कर रहा है उस लड़की के साथ, और वो ये भी सोचती है कि वो जो ऑर्केस्ट्रा सिंगर है ना वो बेसिकली ना मेरे हस्बैंड को ना एक बच्चा देने से इनकार कर सकती है, क्योंकि उसको डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म करना होता है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जाना होता है, तो इसलिए इसके लिए मुश्किल होगा, उसके लिए डिस्टर्बिंग फेज़ होगी ये वाली ना, तो इसीलिए वो किसी भी ना मतलब मेरे हस्बैंड को एक औलाद नहीं देना चाहती होगी। लेकिन साथ साथ जो है ना मिसेस लेथवेस ये भी सोचती हैं कि अगर वो औरत एक बच्चा पैदा कर देती है, ठीक है, तो वो जो है ना उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी, अपने साथ रखेगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के लिए कोई औलाद होगी तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूँगी। अब जब स्टोरी शुरू होती है ना, बिल्कुल जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें बताया गया है कि जो मिसेस लेथवेस है ना वो जल्दी उठ जाती है, जबकि उनका हस्बैंड जो है ना अभी सोया ही हुआ है, और वो ख्वाब में देखती हैं कि उनके पास ना ख्वाब में एक बच्चा है। क्यों वो देखती है ऐसा ख्वाब? क्योंकि वो बेसिकली वो रियल में एक चाइल्डलेस लेडी होती है। उसका हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा लविंग होता है, ठीक है, और अपनी चाइल्डलेस वाइफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब जो है ना डॉन का टाइम हो गया, लेकिन वो देखती है उसका हस्बैंड अभी तक सो रहा है, और अपने हस्बैंड को सोता देखकर ना उसको बड़ा अच्छा लगता है। साथ में ना वो इमेजिन करती है ऑर्केस्ट्रा सिंगर के बारे में, जो कि उसका नाम एल्सपेथ है, ELSPETH, उसके बारे में सोचती है। उसके साथ सीक्रेटली लव्ड है उसका हस्बैंड, तो उसके वो ना फीचर्स को सोचती कि उसके ब्लैक हेयर हैं, ठीक है, एल्फिन फीचर्स होंगे, एक स्मॉल और थिन बॉडी होगी, फ्रेजाइल फिंगर्स होंगे। अब 10 बज जाते हैं। जब 10 बजते हैं तो उसकी मेट जो मैरिटा है ना वो आती है, और जो है ना वो बिल्कुल कैसी होती है, बहुत टॉक्टिव होती है ना, तो जो हमारी मिसेस लेथवेस हैं वो इतनी टॉक्टिव नहीं, तो वो उनको पसंद, उससे ना मिलना, उसको फेस करना पसंद नहीं करती। वो फिर से इमेजिन करती है लड़की जो मिसेस लेथवेस हैं कि एल्सपेथ जो है ना एक ब्यूटीफुल स्मार्ट ऑर्केस्ट्रा सिंगर है, 36 ईयर ओल्ड की होगी, डिज़ायरस है कि उसको एक मतलब औलाद हो जाए, और ये सब कुछ सोच के वो खुद को बड़ा मेंटली डिस्टर्ब रखती है। फिर जो है ना वो अपनी ना मैरिज की डेट को रिकॉल करती है, जो कि 26 अगस्त 1947 होती है। और स्टोरी में ना अब 5:15 का टाइम होता है, तो बड़ा वो खौफ ज़्यादा होती है फोस्टर डॉटर ऑफ हर हस्बैंड के बारे में, ठीक है, और इसके साथ जो है ना वो साथ ही साथ सिंपथाइज भी फील करती है एल्सपेथ की तरफ। एल्सपेथ मैंने आपको बताया वही ऑर्केस्ट्रा सिंगर जो है। अब 6 o'clock होते हैं, तो वो इमेजिन करती है खुद को कि वो खाना प्रिपेयर कर रही है अपने हस्बैंड के लिए, और इसको जो है ना इस सोच के बाद एक और सोच आती है, वो ये सोचती है कि उसको ना अपने हस्बैंड को कहना चाहिए कि हम लोग ना एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने घर ले आते हैं। जितने भी सर्वेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस लिटिल डेलिकेट गर्ल के साथ। फिर रात के वक्त जो होते हैं ना, दे विल गो अप स्टेयर्स एंड विल हैव देयर मील सच एज रोस्टेड पॉक्स, स्ट्रॉन्ग वाइन एट्सेट्रा। थ्रू एंड थ्रू ये कुछ ना कुछ सोच ही रही है। तो कहती है कि ना हम जब रात को ऊपर जाएंगे, हम खाना खाएंगे, तो हम जो है ना ग्लासेस के अंदर वाइन डालेंगे, और ना हम लोग उसके बाद ना जब वाइन पियेंगे इकट्ठे होकर, और जो हमारी बेटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा विजिटर स्लीप का रूम होगा ना वहाँ पे आ जाएगी। तो कहती है वो ना एक स्कूल गर्ल होगी जो घर आएगी तो डाउनस्टेयर्स आके अपने दोस्तों के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में बातें करेगी। फिर कहती है देन द गर्ल विल बी वरीड अबाउट फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ पोएम, कि उसको पोएम समझ नहीं आई,
कोई भी, तो इस वजह से वो बड़ा परेशान होगी वो लड़की। और फिर कहती है हम फिर किचन के अंदर ना इसको इस तरह से पढ़ेंगे, जो उसको समझ नहीं ना आ रही पोइम, वो वाली पोइम, ओह आई डू लव यू, इस तरह से हम लोग वो पोइम पढ़ेंगे। फिर कहती है जब वो फैंसी से बाहर निकलती है वो डिस्कवर करती है कि उसका हस्बैंड जो है ना स्टिल जो है एज जेंटल एज यूज टू बी है। और जो स्टोरी है वो रेनफोर्सेस करती है द रूटीन फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्डलेस वूमेन। ये सारी स्टोरी थी जो कि चाइल्डलेस वूमेन को फेयर की वजह से फेस करना पड़ा, और उसकी इमेजिनेशन कि उसके पास औलाद होती तो ये होता वो होता, थ्रू एंड थ्रू ये सारी फैंसी बेस है। यहाँ पे ये स्टोरी कवर हुई है। बात करते हैं थीम्स की, तो थीम जो है फेडेड लव, होपलेस मैरिज एज वेल एज एलिनेशन एंड लोनलीनेस, ये इसके थीम्स हैं। यहाँ पे हमारी ये समरी कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।